ओके स्टूडेंट, जब आप इस रॉड को देखेंगे सामने से, इसको साइड से देखेंगे तो सर्कल दिखता है क्या? अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो सर्कल दिखाई देता है क्या? अगर ये सर्कल दिखता है तो इसका डायामीटर भी होगा कि नहीं होगा? तो अगर आप इस सर्कल को देख लेंगे तो मानकर चलिए कि इसका डायामीटर है कैपिटल डी। क्या है डायामीटर? मानकर चलिए ये है इसका डायामीटर कैपिटल डी। जब आप इस रॉड को साइड में से देखेंगे तो सर्कल दिखता है, सर्कल दिखता है तो इसका डायामीटर भी तो होगा, कैपिटल डी होगा। अब मैंने क्या किया, इसे हथौड़े से मारा। अगर मैं इसे हथौड़े से मारूंगा तो ये चपटा हो जाएगा, तो इसका सर्कल छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। पहले से तो छोटा ही हो गया कि नहीं हो गया छोटा? पहले ये इतना बड़ा हुआ करता था कि इसका डायामीटर दोस्तों कैपिटल डी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? लेकिन अब मैंने इसे मार मार कर छोटा कर दिया, तो अब इसका डायमीटर तो चेंज हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं इसका ये वाला पार्ट का क्या बोलूंगा, ये जो बाहर वाला पार्ट दिख रहा है जो चपटा हो चुका है, क्या ये मुझे बताएगा चेंज इन डायमीटर? क्या बोलेगा ये? चेंज इन जो होगा स्मॉल डी। क्या होगा? ओरिजिनल डायमीटर कितना था? मैंने उसको हथौड़े से मार मार के चपटा कर दिया। चपटा करने के बाद में उसका डायमीटर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? देखिए आप सब लोग, पहले डायमीटर क्या था? कैपिटल डी। मैंने उसको हथौड़े से मारा तो चपटा हो गया। चपटा होने के बाद जो उसका जो चेंज आया है, वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, जो चेंज आया, चेंज पहले यहां था अब इधर पहुंच गया, तो चेंज दिख रहा है ये पार्ट का। इस चेंज को देख पा रहे हैं क्या? इसे हम चेंज इन डायामीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? सबको समझ में आया क्या? फिर से सुनिए, पहले पूरा डायामीटर था, हथौड़े से मारकर चपटा हो गया, तो ये जो पार्ट बाहर का दिख रहा है जो चपटा हो चुका है, उसे हम क्या कहेंगे? चेंज इन डायामीटर। क्या कहेंगे? और कैपिटल डी को क्या कहेंगे? इनिशियल डायमीटर। ये सबसे पहले था ना। अब मार के देखो, ये जो पार्ट चपटा हो चुका है बाहर वाला पार्ट, इसे क्या कहेंगे? फिर से बताओ, अभी क्या दिख रहा है आपको? सर्कल दिख रहा है, इसका डायमीटर इनिशियल कितना होगा? कैपिटल डी। हथौड़े से मारा, चपटा हो जाएगा तो नया डायमीटर आएगा ना, तो चेंज इन डायमीटर कितना होगा? सब लोग को समझा गया? फिर से बताऊं, इट्स लाइक जब हम लोग कोलगेट का पेस्ट खरीदते हैं तो शुरू में तो वो बहुत मोटा सा होता है, सर्कल शेप में डायमीटर होता है, फिर धीरे धीरे खत्म होता है तो हमको चपटा करते चले जाते, चपटा करते तो चपटा हो जाता है वो, तो उसका डायमीटर कम हो जाता है। तो अगर मुझे चेंज इन डायमीटर बोलना होगा तो मैं कहूंगा स्मॉल डी। और जब नया टूथपेस्ट खरीद कर आया था तो सर्कुलर शेप में था वो, आगे से साइड से सर्कल था ना, तो उसका डायमीटर था कैपिटल डी। लेकिन अब मैं उसको 10 दिन 15 दिन से यूज कर रहा हूं तो उसका कोलगेट ही खत्म हो गया। कोलगेट खत्म हो गया, अंदर फेंकते नहीं हम लोग उसको और दबाते पूरा चपटा कर देते हैं हम लोग उसको। करते क्या नहीं करते? तो चेंज हो गया ना। कितने का चेंज आया? स्मॉल डी का चेंज आया। लैटरल स्ट्रेन बात करता है डायामीटर के बारे में। किसके बारे में? लॉन्जिट्यूडनल किसके बारे में बात करता था? लेंथ के बारे में। वॉल्यूम के बारे में। शियर शेप के बारे में। और लैटरल किसके बारे में बात कर रहा है? डायामीटर के बारे में। लैटरल स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या होगी? सोचिए, क्या बन सकती है स्ट्रेन की डेफिनेशन? बताइए, स्ट्रेन की डेफिनेशन बोलिए। चेंज इन डायमीटर
ओरिजिनल डायामीटर। चेंज इन डायामीटर कितना है पढ़िए, स्मॉल डी। ओरिजिनल डायामीटर कितना है पढ़िए। तो अगर मैं आपसे पूछूं लैटरल स्ट्रेन तो आप क्या कहेंगे, वेरी गुड, चेंज इन डायामीटर अपॉन इनिशियल डायामीटर। सबको समझ में आया क्या? चेंज इन डायमीटर कितना है, इनिशियल डायमीटर कितना है, ये है हमारा लैटरल स्ट्रेन। क्या है हमारा, लिखिए क्या पढ़ा हमने, लैटरल स्ट्रेन बताइए, अपॉन इनिशियल डायमीटर। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन भी पढ़ा था एक टाइम पर, क्या था बताइए, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। बहुत अच्छे। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए ना। क्या करना चाहिए, ओके गुड। हाँ भाई, फैन तो लगेगा ही ना, देखना। लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। पॉइसॉन्स रेशो की वैल्यू को फाइंड करेंगे ना तो हमें किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ पता चलती है। क्या पता चलती है, स्ट्रेंथ। जैसे कि अभी हम लोग को बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए वहां पे पहले मेटल रॉड्स लगाए जाते हैं। पूरा ढांचा जो है वो पहले मेटल रॉड्स का लगाया जाता है, फिर उसके अंदर रेती सीमेंट डालकर वहां पे पूरा ब्लॉक्स वगैरह खड़े किए जाते हैं, है ना। आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि बिना मेटल रॉड के आपने बिल्डिंग बना ली। जैसे गांव में घर होते हैं, तो गांव के घर को हमें डबल करना होता है। तो जो लोग गांव के घर को डबल करते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल घर है पतरे वाला, उसको हटाकर मुझे ऊपर मतलब करना है, तो ऊपर करने के लिए डायरेक्टली आप रेती सीमेंट ईंट नहीं लगा सकते, आपको स्लैब्स लगाने पड़ते हैं। एक बड़े बड़े मेटल के इतने हेवी रॉड्स आते हैं, आपको वो पहले लगाना होता है, फिर उसके साथ आप रेती सीमेंट का काम करते हैं। अगर डायरेक्टली रेती सीमेंट का काम किया तो टूट जाएगा। अच्छा, तो ये मेटल का रॉड कौन सा लेना है, मेटल का रॉड वो लेना है जिसका पॉइसॉन्स रेशो अच्छा हो। ज्यादा अच्छा पॉइसॉन्स रेशो, मतलब पॉइसॉन्स रेशो की वैल्यू हमें ये बताती है कोई भी मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है। समझ में आया सबको? जैसे अभी ये बिल्डिंग जो है ये कमर्शियल यूज के लिए बनाई गई है। कमर्शियल मतलब यहाँ पे बेंचेस है, शायद यहाँ पे अगर बेंच नहीं होते तो बड़ी बड़ी कुछ फैक्ट्री या मशीन वगैरह लगाई जा सकती थी। यहाँ पे हैवी ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, तो इस बिल्डिंग ने वो वजन झेलना भी तो चाहिए ना, तो इसके नीचे हमने स्लैब्स लगाए हुए, मेटल रॉड्स लगाए हुए। अच्छा, वही मेटल रॉड क्यों यूज किया, कोई दूसरा क्यों नहीं यूज करते? तो उसका पहले पॉइसॉन्स रेशो निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? अगर पॉइसॉन्स रेशो 0.5 से कम होगा, जितना कम होगा, जितना 0.5 से कम होगा उतना उसका मटेरियल का क्वालिटी अच्छा है। क्लियर हुआ? जितना 0.5 के नजदीक होगा उतना वो इलास्टिक है। जैसे कि रबर बैंड की बात करते हैं, रबर बैंड को देखो कितना भी हल्का सा फोर्स लगा होने के स्ट्रेच हो जा रहा है, क्योंकि उसका पॉइसॉन्स रेशो 0.5 के नजदीक है। लेकिन कांच को देखो, कांच को, पानी का जो ग्लास होता है कांच का, हल्का सा भी टक किया तो टूट जाता है, टूट जाता है ना। उसका पॉइसॉन्स रेशो तो नेगेटिव में है। किसमें है? तो यहां पे देखेंगे सब लोग, पॉइसॉन्स रेशो की लिमिट है, क्या है? लिमिट -1 से लेकर 0.5 तक। ये लिमिट मत भूलना, -1 से लेकर 0.5। -1 लिक्विड के लिए होता है, 0.5 रबर बैंड रबर्स के लिए होता है, और इसके बीच में जो नंबर होते हैं जैसे 0.1, 0.2, 0.3, ये सब होते हैं मेटल रॉड्स के लिए।
जितना हम 0.5 के नजदीक जाएंगे उतना इलास्टिसिटी खराब होते चले जाएगा। जितना हम 0.5 से कम आएंगे उतनी इलास्टिक प्रॉपर्टी अच्छी होगी। एक बार नेगेटिव में चले गए तो फिर किसके लिए चले गए? ग्लास। किसके लिए? क्लियर हुआ सब लोगों को? प्लीज ये लिखेंगे लिमिट इसकी -1 से 0.5 पॉइसन्स रेशियो है क्या नहीं? चलिए लिखेंगे रिलेशन बिटवीन ये अगेन y का मतलब क्या है? यंग्स मॉड्यूलस। थीटा का मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और सिग्मा का मतलब पॉइसन्स रेशियो। कोई ईटा के जगह पे कैपिटल G भी लिख देता है क्या? कंफ्यूज मत होना। ओके, आखिरी रिलेशन 9/y 3/θ प्लस 1/k। ये 3 रिलेशन के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, नोट डाउन करो। ओके, पिछले लेक्चर में 6 क्वेश्चन हुए ना, तो अभी अपने को कम से कम 5 करने हैं ताकि हम 11 तक पहुंचेंगे ना। ऑड नंबर जैसे 10 ही करने होते पर हम 11 करेंगे। हमेशा ऑड नंबर फॉलो करेंगे। चलिए लेट्स मूव अहेड, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 फॉर द कांस्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या है? मतलब वॉल्यूम स्ट्रेस। अंडरलाइन करो, जब मैंने वॉल्यूम स्ट्रेस पढ़ाया था तब बताया था वो हाइड्रोलिक भी बोलते हैं उसको। हाइड्रोलिक स्ट्रेस को अंडरलाइन करके ऊपर लिखो वॉल्यूम स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस के ऊपर लिखो वॉल्यूम स्ट्रेस फॉर द कांस्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस। मतलब हाइड्रोलिक स्ट्रेस मतलब वॉल्यूम स्ट्रेस ना। इधर ध्यान दो, वॉल्यूम स्ट्रेस हमको दिया है कांस्टेंट। क्या दिया है? मतलब डेल्टा पी की वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं है? अरे डेल्टा पी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है ना। चलो आगे। फ्रैक्शनल चेंज इन द ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम डेल्टा v by v। अच्छा, डेल्टा v by v एंड वर्क मॉड्यूलस के, इनके बीच का रिलेशन चाहिए। क्या चाहिए इनके बीच का? मतलब हमें ये बताना है कि ये लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डिपेंड ही नहीं करते, कैसा मतलब रिलेशन क्या है। तो उसके लिए बल्क मॉड्यूलस की फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? बल्क मॉड्यूलस की फॉर्मूला है डेल्टा P इनटू इनिशियल वॉल्यूम अपॉन। पर यहां पे हमें क्या चाहिए? ऊपर न्यूमरेटर में क्या चाहिए? चेंज इन वॉल्यूम। और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? तो मैं इसको ऐसे लिखूं क्या? डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू डेल्टा P अपॉन K। अब ये कैसे हुआ? ये देखो, डिवाइड में वहां जाकर मल्टीप्लाई हुआ, V नीचे आया और K यहाँ पे आ गया। सब लोग को समझ में आया क्या? नहीं समझा? हाँ, ओके। डेल्टा P क्या है? कांस्टेंट। मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा सेम ही रहने वाली है। ओके, अब आप मुझे बताइए ये K न्यूमरेटर में क्या डिनोमिनेटर में है? मतलब अगर K की वैल्यू बढ़ेगी तो इस टोटल वाले आंसर, इसकी आंसर क्या होगी?
और अगर k की वैल्यू कम होगी तो इसका आंसर क्या होगा? अरे ये तो उल्टा चल रहा है, क्या रिलेशन हुआ फिर? ये तो इनवर्स रिलेशन हो गया। चेक करो, ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। टिक करो और लिखो, पॉज करो। क्यूब ऑफ द एल्यूमिनियम से बनाया हुआ क्यूब है, ऑफ साइड 0.1 मीटर, जिसकी साइड की वैल्यू कितनी है? साइड की वैल्यू मतलब इनिशियल साइड, ओरिजिनल साइड की वैल्यू कितनी है? 0.1 मीटर। सब्जेक्टेड टू द शियरिंग फोर्स, इसके ऊपर एक शियरिंग फोर्स आके लग रहा है 100 न्यूटन। टॉप फेस ऑफ द क्यूब इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 0.02 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम फेस। शियरिंग स्ट्रेन वुड बी, क्या बताना है अपने को? शियरिंग स्ट्रेन। इधर ध्यान दो, अभी हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब का साइड का वैल्यू कितना दिया गया है स्टूडेंट्स? 0.1 मीटर, ये हमें साइड की वैल्यू दी गई है। अब एक फोर्स यहां पे आके लगता है, हमने इसको पढ़ाते वक्त बताया था, जब फोर्स लगता है तो ये ऐसे बेंड होता है, बताया था ना? यानी कि यही पार्ट अब यहां चला जाएगा। हाँ भाई, आप देख पा रहे हैं कैसे जो सीधा वाला पार्ट था वो बेंड हो चुका है, दिख रहा है कि नहीं? पहले वो यहां हुआ करता था, अब वो इधर चला गया, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, राइट? क्या कहते हैं हम लोग इसको? और इधर एक एंगल बनता है थीटा, याद है ना? तो हमने आपको शियर स्ट्रेन की फॉर्मूला भी पढ़ाई थी, ऐसे तो 3 पढ़ाई थी, यहाँ पे कौन सी लेनी चाहिए? शियर स्ट्रेन की मैंने समरी में भी लिखवा के दी फॉर्मूला, यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला लेनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट अपॉन साइड, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है कितना? 0 कितना दिया? 0.02 क्या? सेंटीमीटर। देखिए अब इधर एक प्रॉब्लम आ गया, इधर यूनिट कौन सा यूज हो रहा है और इधर कौन सा यूज हो रहा है? सेंटीमीटर। ये नहीं चलेगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, सेंटीमीटर को मीटर कर लेते हैं। 0.02 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻²। समझ में आया सब लोग को? आया ना? ओके। पॉइंट कितना नंबर बाद, डेसिमल है कितने नंबर बाद पॉइंट आ रहा है? देखिए 1 2 दिख रहा है कि नहीं? तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻⁴। क्लियर हुआ? ओके, इधर ध्यान देंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन साइड। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 × 10⁻⁴। साइड कितना है? 0.1 मतलब 10⁻⁻, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻�0.002। चेक करो, डी। बस यंग्स मॉड्यूलस कितना दिया है? 7.25 × 10⁻10। मिल रहा है क्या? बल्क मॉड्यूलस कितना दिया है? 11 × 10⁻10। द पॉइजॉन्स रेशियो विल बी, हमें पॉइजॉन्स रेशियो बताना है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? यंग्स मॉड्यूलस मतलब y गिवन है, बल्क मॉड्यूलस मतलब k गिवन है, मुझे क्या निकालना है? पॉइजॉन्स रेशियो मतलब सिग्मा। तो मैंने अभी आप लोग को रिलेशन पढ़ाया था y k वगैरह का, याद है क्या? वहां पे मैंने 3 रिलेशन बताए थे, यहाँ पे देखेंगे सब लोग। इसमें से कौन सा रिलेशन हमको चूज करना चाहिए? फर्स्ट वाला, क्योंकि मेरे को y पता है और k भी पता है, मुझे ये निकालना है। ठीक है, चलो आ जाओ, लेट्स सॉल्व। सबका ध्यान इधर, y = 3k × 1 - 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा। अब y का वैल्यू कितना बोला उसने? 7.25 × 10⁻10।
3 टाइम्स ऑफ k की वैल्यू कितनी बोली 11 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 10 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 10 रेज टू 10 क्या हो गया ओके यहाँ पे देखेंगे सबका ध्यान इधर 7.25 इक्वल्स टू 33 सही है क्या बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है 7.25 इक्वल्स टू 33 माइनस 66 सिग्मा बोलो सब लोग को यहाँ तक क्लियर है क्या तो 66 सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा प्लस हो जाएगा और ये वहां माइनस में जाएगा 33 माइनस 7.25 स्टूडेंट बताइए यहाँ तक सही है क्या इधर पर ये माइनस में था इधर आके प्लस हो गया और ये प्लस में वहां जाकर क्या होगा चलो इसको माइनस करके बताओ 66 सिग्मा इक्वल्स टू 33 माइनस 7.25 अच्छा इसको डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं क्या आएगा इसका माइनस करके 25.7 तो सिग्मा की वैल्यू क्या मिलेगी 25.75 डिवाइड बाय 66 चलो अब इसका ये जमेगा नहीं सॉल्व करने को और एमसीक्यू करने का टाइम क्या 1 मिनट रहता है 1 मिनट में क्या मैं इसको डिवाइड करूंगा तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए ना अप्रोक्सीमेटली 25.75 दिख रहा है क्या उसको 26 ले लेंगे तो अब इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया 13 ये हो गया 33 बोलो सबको यहाँ तक क्लियर हुआ क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है ना पक्का इसको डिवाइड करना आसान है मेरे लिए जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा आंसर 0.3 एक्चुअली 0.4 आता है इसका आंसर क्या आता है 0.4 लेकिन 0.4 है क्या ऑप्शन में 0.4 है क्या ऑप्शन में नहीं उसका नजदीक वाला नंबर देखिए 0.49 चलो क्या है क्या 0. अच्छा 0.02 सेंटीमीटर है तो इसका हमको डिस्प्लेसमेंट है 0.02 सेंटीमीटर इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू -4 मीटर बोलो सबको यहाँ तक समझ में आया क्या ओके आगे इसके बाद में हमें क्या दे रहा है ये शियर मॉड्यूलस मतलब ईटा कितना दिया ईटा का वैल्यू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 11 पास्कल मैं इसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 10 पास्कल बोलो सही है क्या अब ये क्या कहता है अ स्क्वायर ब्रास प्लेट मतलब ये जो प्लेट है वो किससे बनी कौन से शेप की बनी हुई है स्क्वायर तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर आई होप सब लोग को यहाँ तक क्लियर है मुझे निकालना क्या है फोर्स निकालना है क्या निकालना है ईटा की फॉर्मूला सबको पता है फोर्स मल्टीप्लाई अपॉन एरिया इनटू साइड अपॉन डिस्प्लेसमेंट अगर आपको याद होगा तो आज सुबह जो लोग नए लोग आए थे उनको मैंने समरी में ये बनाकर भी दिया है देखेंगे सब लोग फ्लो चार्ट में शियर मॉड्यूलस की फॉर्मूला शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन ऐसा पढ़ाया था मिला मॉड्यूलस में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉड्यूलस देखो फॉर्मूला लिखवा कर दिया है मिला मिला ओके फोर्स की वैल्यू मुझे नहीं पता ईटा पता है वैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 10 फोर्स नहीं मालूम साइड की वैल्यू 1 है एरिया की वैल्यू 1 है डिस्प्लेसमेंट कितना है बोला 2 into 10 रेज़ टू -4 आई होप सब लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आया ना चलो अगर मुझे फोर्स चाहिए तो फोर्स का आंसर क्या आएगा फिर ये सब वहां जाएगा ना मल्टीप्लाई में 4 2 8 into 10 रेज़ टू 10 -4 8 into 10 रेज़ टू 6 न्यूटन थिकनेस दिया गया है तो हमें इसकी थिकनेस से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसकी थिकनेस से
तो सिर्फ इधर एंड नहीं होगा, ये मैंने सिर्फ एक मतलब थिकनेस इसकी नहीं होती है वो कैलकुलेट कर लिया। अगर मुझे टोटल फोर्स चाहिए तो टोटल फोर्स आपका हो जाएगा जो भी आपको बच रहा है 8 into 10⁻⁶ आया ना, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। कितना दिया थिकनेस पढ़ो 0.005। एक काम करता हूं इस 6 में से 3 जीरो इसको दे देता हूं तो ये 3 हो जाएगा। बोलो सबको समझा क्या? 8 फायदा कितना होता है 40, तो ये हो जाएगा 4000। देखो ये आंसर है क्या? यस क्लिक करो। 40 ना क्या 0 4 है तो ये 40 हुआ हाँ और ये 3 इसको दिया ना तो 4000 हुआ ना। 40,000 सर। अच्छा हाँ एक जीरो और बढ़ गया चलिए तो 40,000 40,000 दिया ऑप्शन में। 400 है ऑप्शन में। हाँ है ना 40,000। सी ऑप्शन देखो कितने जीरो है इसके अंदर, कितने जीरो है इसके अंदर गिनो 1 2 3 4 10⁻⁴ ऑप्शन सी। जो आंसर दिखता है जरूरी नहीं वही हो।